हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का जो आपका वीकली टेस्ट है 3 अगस्त को होने वाला है। तो उसके लिए हमारा वीडियो का सेट 2 होने वाला है। तो सेट 1 अगर आप नहीं देखें तो सेट 1 जरूर सबसे पहले देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना है। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, स्वतंत्रता प्राप्ति में स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत ने किस अर्थव्यवस्था को अपनाया था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, निजी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया था। आगे देखते हैं विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक इसको हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत ने आर्थिक संकट का समय किन दो संस्थाओं से ऋण लिया था? भारत को अगर दिक्कत हुआ था, आर्थिक संकट हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, तो किन दो देशों से या किन दो संस्थाओं से ऋण लिया था? तो एक IMF से लिया था और एक IBRD से लिया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो नई आर्थिक नीति की जो घोषणा 1944, 1947, 1991 या 1995? तो याद रखिएगा 1991 में घोषित किया गया था नई आर्थिक नीति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 1991 से आरंभ की गई आर्थिक नीति में कितने उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था? तो कितना उद्योग? 2 उद्योग, 4 उद्योग, 3 उद्योग या 6 उद्योग? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका 6 उद्योगों को लेना अनिवार्य था। आगे देखते हैं अगर सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उद्योग को सरकार अपने पास आरक्षित रखी है? 2, 3, 4 या 6? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में वित्तीय क्षेत्र के नियमन का दायित्व किनका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, सरकार या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। आगे ये देखते हैं बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा कितनी प्रतिशत तक दी गई है? 73%, 74%, 75% या 76%? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाने वाला है आपका 74% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन सा कर सुधार नहीं है? कौन सा कर सुधार नहीं है? तो याद रखिएगा पहला प्रत्यक्ष कर में सुधार, अप्रत्यक्ष कर में सुधार या धन का अवमूल्यन या निर्यात शुल्कों को हटाना? तो याद रखिएगा कौन सा सुधार नहीं है? तो धन का अवमूल्यन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या बोला है, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं GST कानून कब पारित हुआ था? 2005, 2006, 2016 या 2017? तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2016 में GST कानून आया था। आगे देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम GST कानून कब लागू हुआ? भैया लागू कब हुआ GST कानून? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2017 में लागू हुआ था। 2016 में बन गया था और 2017 से हमारा GST कानून लागू हो गया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं भुगतान संतुलन की समस्या, भुगतान संतुलन की समस्या को निदान करने के लिए मुद्रा का प्रथम अवमूल्यन कब किया गया था? 1980, 1990, 1991 या 1993? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1991, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं निम्नांकित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है? तो सिगरेट या फिर परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रक्षा उपकरण या रेलवे? तो कौन सा आरक्षित नहीं है, नहीं पूछा है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सिगरेट, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं IBRD को किस नाम से जाना जाता है? तो IBRD को किस नाम से और जाना जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है IBRD को। क्लियर हो गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं LPG का अर्थ क्या होता है पूरा? तो याद रखिएगा LPG हमारा है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, और LPG का अर्थ जो निकलता है लाइसेंस, परमिट, राजकोष नीति, उदारीकरण, उत्पादन और वैश्विक सहयोग, लाइसेंस, निजीकरण और वैश्वीकरण या उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण? तो याद रखिएगा LPG का अर्थ होता है क्या? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं 16 क्या बोला, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री कर निजीकरण
क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है, विनिवेश कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है या फिर निर्माण कहलाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? इनमें से निजी कंपनी कौन है? HEC बोकारो स्टील कंपनी या राउरकेला स्टील कंपनी या फिर टाटा स्टील कंपनी? तो निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा 17 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाटा स्टील कंपनी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या बोल रहा है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1948, 1991, 1995 या 1944 हो जाएगा। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा 1995, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला? सरकार की कराधान एवं सार्वजनिक वह नीति क्या कहलाती है? आर्थिक नीति कहलाती है, मौद्रिक नीति कहलाता है, राजकोषीय नीति या व्यापार नीति? कौन सी नीति कहलाता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय नीति कहलाता है। आगे यदि देखते हैं व्यक्तियों की आय पर लगाया गया कर किस, मान ली हम इनकम है, मेरे पास जो इनकम पर जो कर लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगम कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उपयुक्त सभी। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर को हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। निगम कर तो नहीं ना होगा और अप्रत्यक्ष कर भी नहीं होगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है? जब भारत को आर्थिक संकट के समय IMF और IBRD को कितने ऋण प्रदान किया गया? 10 मिलियन डॉलर, 15 बिलियन डॉलर या 7 मिलियन डॉलर या 7 बिलियन डॉलर? तो याद रखिएगा जो आर्थिक संकट हुआ था भारत को, तो उस समय IMF और IBRD से कितना ऋण लिया था? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 बिलियन डॉलर लिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नीति कौन सी आर्थिक नीति का एक अंग नहीं है? आर्थिक नीति का एक अंग नहीं है। विकेंद्रीकरण, उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विकेंद्रीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण हो जाएगा। आगे देखते हैं गेट का स्थापना कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1958, 1944, 1948 या 1968? VVI क्वेश्चन है। गेट की स्थापना कब हुआ था? गेट की स्थापना तो याद रखिएगा 1948 में हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा शहरीकरण, विमुद्रीकरण, वैश्वीकरण या फिर निजीकरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वैश्वीकरण कहलाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? देश सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों को, बाधाओं को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा अगर कोई निर्धारित प्रतिबंध या बाधा को हटा रहा है उसको क्या बोलते हैं? निजीकरण, उदारीकरण, शहरीकरण या वैश्वीकरण? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं 26 क्या बोल रहा है? विदेशी विनिमय में सुधार लाया गया है। क्या सुधार लाया गया है भाई विदेशी विनिमय में? तो याद रखिएगा इसको जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी, सुधार लाया गया। ए में क्या? मुद्रा की तुलना में रुपये का अवमूल्यन करके, और तीसरा जो सी है विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों की निर्धारित करके। आगे देखते हैं विदेशी ऋण क्या है? तो याद रखिएगा विदेशी जो ऋण है क्या है? तो याद रखिएगा विदेशी संस्था से एक उद्योग द्वारा लिया गया ऋण भी कहलाएगा, विदेशी संस्थाओं से एक व्यक्ति द्वारा लिया गया ऋण भी कहलाएगा, विदेशी संस्थाओं से सरकार द्वारा ऋण भी कहलाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण या बाह्य प्रापण या निवेश या निजीकरण? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाह्य प्रापण हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? भारत में नई आर्थिक नीति को लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्र कौन सा? दूरसंचार है, आधारिक संरचना है, सूचना प्रौद्योगिकी है, वित्तीय क्षेत्र? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधारिक संरचना हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 जो हमारा क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन नई आर्थिक नीति के बारे में सही नहीं है? तो याद रखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई आर्थिक नीति देश के शहरीकरण की शुरुआत की, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह से आपको आगे तैयारी करने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।